स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो पे। तो ट्रेड थ्योरी क्रैश कोर्स की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्किंग एंड मार्किंग टूल के बारे में। यदि अभी तक आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाकर के पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मार्किंग टूल पे आने से पहले हम लोग स्टडी करेंगे मार्किंग मीडिया के बारे में। आप सभी को पता है आईटीआई में हो या कहीं भी किसी भी वर्कशॉप में जहाँ भी हमें कोई जॉब बनाना होता है तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, हमारे पास रॉ मटेरियल होता है। तो रॉ मटेरियल का हम रफली साइज चेक करते हैं कि जो हमें ड्राइंग दी गई है इसके अनुसार इस जॉब का साइज है या नहीं है। स्टील रूल से हमने चेक कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या किया, अगर वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी राइट एंगल बनाने की तो हमने उसको राइट एंगल बनाया। सरफेस की अगर हमें ज़रूरत पड़ी सरफेस को फ्लैट करने की फ्लैट किए। देन हम क्या करते हैं, उस पर मार्किंग करने से पहले मार्किंग मीडिया का लेप लगाते हैं। तो कौन से मार्किंग मीडिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको देख लेंगे। सबसे पहला यहाँ पर है लेआउट डाई। क्या है लेआउट डाई? ये एक प्रकार की क्या होती है, स्याही होती है, एक प्रकार का घोल होता है जिसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है रफ सरफेस कर। जो भी रफ सरफेस होते हैं वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, लेआउट डाई का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है, जब भी आप लेआउट डाई का प्रयोग करते हैं तो उसे हाथ से हम नहीं प्रयोग करते, उसे हमेशा ब्रश की सहायता से यूज किया जाता है। मान लीजिए जो आपकी सरफेस है इस पर हमें लेआउट डाई लगाना है तो क्या करेंगे, ब्रश के द्वारा, ब्रश से इस पर हम क्या करते हैं, लेआउट डाई का लेप लगाते हैं। कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो रफ सरफेस पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है व्हाइट कोटिंग। व्हाइट कोटिंग बेसिकली क्या है, अल्कोहल, चाक पाउडर और वाटर का मिश्रण होता है। अल्कोहल की कुछ बूंदें होती हैं उसमें, चाक पाउडर होता है और पानी, इन तीनों के मिश्रण से क्या बनता है, व्हाइट कोटिंग, जिसे आप सफेदा भी या सफेदी कह सकते हैं हिंदी में। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ढलवा और रफ कार्यों पे, जो भी कास्टिंग वाले वर्क पीस होते हैं या फिर रफ यूज में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि व्हाइट कोटिंग में एल्कोहल क्यों मिलाया जाता है, उसका कारण क्या होता है। तो एल्कोहल मिलाने का एक कारण होता है कि ये रस्ट प्रूफ बनाता है। इसको क्या बनाता है, ये व्हाइट कोटिंग को रस्ट प्रूफ बनाता है जिससे जॉब पर जंग नहीं लगती। इसीलिए क्या किया जाता है, इसमें एल्कोहल की कुछ बूंदें व्हाइट कोटिंग में मिलाई जाती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कॉपर सल्फेट से। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट किसका मिक्सचर होता है, तो इसमें कॉपर सल्फेट होता है, नाइट्रिक एसिड होता है और वाटर। एज श्योर एज पहले की तरह ही क्या क्या है, इसमें कॉपर सल्फेट है, नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस इसमें क्या है, पानी है। तो इन तीनों के मिश्रण से क्या बनता है, कॉपर सल्फेट का घोल बनाया जाता है। बेसिकली इसे कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग कार्यों में सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, जहरीला होता है, पॉइजन्स होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हम नाइट्रिक एसिड HNO3 की बूंदें मिलाते हैं जिससे क्या हो जाता है, ये जहरीला हो जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा ऐसा मार्किंग मीडिया है जो क्या होता है, जहरीला होता है। तो कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट होता है। ठीक, यहाँ एक चीज और ध्यान में रखनी है, जिस भी आप जॉब पे कॉपर सल्फेट की आपने मार्किंग मीडिया लगाई है तो जब ये पूर्ण रूप से पूरी तरीके से सूख जाए तभी आपको क्या करना है, मार्किंग करना है। ठीक, ये चीज पॉइंट ध्यान में रखनी है। कॉपर सल्फेट पूरी तरीके से जब इपोपरेट हो जाए, सूख जाए, तभी आपको जहाँ पर क्या करनी है, मार्किंग करनी। नहीं तो यहाँ पर एसिड की मात्रा होती, इससे आपके टूल का क्षरण भी होता है। जो आप वहाँ पर टूल प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग कर रहे हैं, स्क्राइबर से मार्किंग कर रहे हैं, तो उसका पॉइंट भी खराब हो सकता है, साथ ही साथ जहरीला होता है तो हमारे लिए भी क्या होता है, नुकसानदायक होता है। इसलिए पूर्ण रूप से सूखने के बाद ही मार्किंग करना चाहिए। नेक्स्ट, बहुत ही फेमस मार्किंग मीडिया आप सभी ने यूज किया होगा, चाक। सिंपल जो चाक होता है लिखने वाला, ठीक, ये किसका मिश्रण होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी, वाटर, इन दोनों के मिश्रण से चाक बनता है।
चाक आप सभी ने यूज किया होगा आईटीआई में। बेसिकली आईटीआई में केवल एक ही मार्किंग मीडिया हमें मिलता है, क्या मिलता है? चाक पाउडर। या रफ कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, आईटीआई में या रफ कार्य में किसका प्रयोग किया जाता है? चाक पाउडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सियन ब्लू। क्या है? पर्सियन ब्लू। बेसिकली एक मिक्सचर ही होता है ये। इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? पर्सियन ब्लू से आपसे पूछा जाता है कि मशीनिंग कार्यों में या फाइलिंग की गई सतहों पर या फिनिशिंग वर्क में किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म कार्य में किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है? प्रिसीजन वर्क में, फाइलिंग की गई सतहों पर, मशीनिंग की गई सतहों पर, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है पर्सियन ब्लू का। इसकी क्या विशेषता होती है? तो इसकी एक ही विशेषता होती है कि इस पर जो लाइनें खींची जाती हैं वो बहुत ही परिशुद्ध, बहुत ही एक्यूरेट दिखती हैं, बहुत ही परिशुद्ध रेखाएं होती हैं। इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कि इसे सूखने में, ड्राइंग आउट में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा मार्किंग मीडिया है जिसको सूखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है? तो होता है पर्सियन ब्लू। किस मार्किंग मीडिया पर खींची गई रेखाएं बहुत ही परिशुद्ध होती हैं? पर्सियन ब्लू का। किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग मशीनिंग की गई सतहों पर, फाइलिंग की गई सतहों पर या एक्यूरेट वर्क में करते हैं? तो होता है पर्सियन ब्लू। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है सेल्यूलोज लिक्योर। सेल्यूलोज लिक्योर की एक ही विशेषता होती है कि यह क्या होता है? सभी मार्किंग मीडिया में, सभी में अच्छा, सबसे अच्छा, सर्वोत्तम क्या होता है? यही होता है। और इसकी क्या विशेषता होती है? कई सारे कलर में पाया जाता है, रंग बिरंगे कलर में आप कह सकते हैं ये पाया जाता है। कौन सा? सेल्यूलोज लिक्योर। कई सारे रंगों में, रंग बिरंगे कलर में कौन सा मार्किंग मीडिया होता है? सेल्यूलोज लिक्योर। सभी मार्किंग मीडिया में सबसे अच्छा यही माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है रेड लेड। रेड लेड बात की जाए तो इसका कंपोजिशन पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है? व्हाइट लेड पाउडर होता है प्लस टारपीन ऑयल। ठीक, व्हाइट लेड पाउडर में कुछ बूंदे टारपीन ऑयल की, टारपीन एसिड की मिला करके यहाँ पर रेड लेड का निर्माण किया जाता है। इसका रेड लेड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका प्रयोग बेसिकली सरफेस प्लेट की, जब हम वहाँ पर फ्लैटनेस चेक कर रहे होते हैं तो उस समय रेड लेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सरफेस प्लेट या किसी भी अन्य इंस्ट्रूमेंट की जब हम क्या करते हैं, उसकी फ्लैटनेस चेक करते हैं तो यहाँ पर किस मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर रेड लेड का प्रयोग किया जाता है। या जब आप किसी जॉब पर स्क्रैपिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी हाई स्पॉट को डिटेक्ट करने के लिए भी रेड लेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये थे मार्किंग मीडिया के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉपर सल्फेट, जहरीला होता है, सूखने के बाद मार्किंग करनी चाहिए। वाइट कोटिंग में एसिड में जंग, इसमें क्या है? एल्कोहल को मिलाया जाता है, तो एल्कोहल मिलाने से जंग नहीं लगता है। पर्सियन ब्लू एक्यूरेट कार्य में प्रयोग करते हैं, सूखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। सेल्यूलोज लेकर कई सारे रंगों में उपलब्ध होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मार्किंग। किसी भी जॉब पर हम मार्किंग कितने विधि से कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मेथड्स ऑफ मार्किंग के नाम से जाना जाता है। बेसिकली तीन प्रकार से हम किसी भी जॉब पर मार्किंग कर सकते हैं। एक है सेंटर लाइन मेथड, दूसरा डेटम लाइन मेथड, तीसरा टेम्पलेट मेथड। इनसे एग्जाम में डायरेक्ट आपको यही सेंटेंस पूछा जाता है कि यदि किसी भी जॉब की कोई भुजा फिनिश ना हो, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, इस प्रकार का जॉब है, लेकिन ना तो ये साइड फिनिश है, ना ये साइड फिनिश्ड है, ना ये साइड फिनिश है, ना ये साइड फिनिश है, कोई भी साइड, कोई भी सरफेस उस जॉब की फिनिश नहीं है, तो उस कंडीशन में कौन से मार्किंग मेथड का प्रयोग किया जाएगा? तो वहाँ पर सेंटर लाइन मेथड का प्रयोग किया जाएगा। क्या करेंगे? इस जॉब का हम अपने सेंटर डिडक्ट करेंगे, कहाँ पर इसका सेंटर है, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे? मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे सेंटर के रेफरेंस से। तो उसी को कहते हैं सेंटर लाइन मेथड। कहाँ पर प्रयोग करते हैं? तो जिस भी जॉब की कोई भुजा फिनिश नहीं होती है उस जॉब पर हम सेंटर लाइन मेथड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो कि आप लोग प्रयोग करते हैं बेसिकली जब भी जॉब बनाते हैं, आईटीआई में, सीटीआई में, कहीं भी स्किल टेस्ट में आप जॉब बनाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? जो भी आपको जॉब मिलता है उसमें आप दो दो संलग्न भुजाएं, एक ये भुजा ले लीजिए या फिर ये भुजा ले लीजिए, या ये भुजा और इस भुजा को, या फिर इस भुजा और इस भुजा को, किन्हीं भी दो भुजाओं को आप सबसे पहले क्या करते हैं? 90 डिग्री के एंगल पर फिनिश करते हैं। तो जहां पर किसी भी जॉब की दो भुजाएं 90 डिग्री पर फिनिश होती हैं वहां पर किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर डेटम लाइन मेथड का प्रयोग किया जाता है।
डेटम लाइन मेथड कैसे, मान लीजिए ये आपका सरफेस प्लेट है, तो सबसे पहले मार्किंग करते समय आप क्या करते हैं, जो एक जॉब, मान लीजिए ये जॉब है, इसकी दो भुजाएं फिनिश है, एक ये साइड फिनिश है और ये की ये साइड फिनिश है। तो सबसे पहले हम इस फिनिश साइड को सरफेस प्लेट पे रखते हैं, फिर यहाँ पर हम लाइनें मार्क करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस दूसरी वाले जो हमारी साइड फिनिश होती इसको जॉब पे रख के क्या किया जाता है, मार्किंग किया जाता है। तो इस फिनिश सरफेस के डेटम रेफरेंस के फ्रेम में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मार्किंग करते हैं। मान लीजिए अगर ये आपका सरफेस फिनिश नहीं है, ठीक, जो आपने यहाँ पर साइडें बनाई ये फिनिश नहीं है, इसमें थोड़ा सा क्या है, हिल्स वैलीज हैं, ये पूरा एकदम से फ्लैट नहीं है, तो आपकी मार्किंग भी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, क्योंकि ये इसी के डेटम के रेफरेंस में क्या करती है, मार्किंग का कार्य करती है। तो जब भी दो भुजाएं 90 डिग्री पर फिनिश होती है तो यहाँ पर डेटम लाइन मेथड के द्वारा मार्किंग की जाती है। नेक्स्ट बहुत ही फेमस मेथड है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें टाइम की बचत करनी होती है, काफ़ी ज़्यादा जॉब पर मार्किंग करनी होती है, इन द सेंस हम कह सकते हैं मास प्रोडक्शन में टेम्पलेट मेथड के प्रयोग करके मार्किंग की जाती है। ठीक, तो ये थे मेथड ऑफ मार्किंग, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मार्किंग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मार्किंग टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है सरफेस प्लेट, बहुत ही मोस्ट फेमस है, इसके बारे में आप सभी को पता होगा ही, किस मेटल का बनाया जाता है। तो सबसे पहले मेटल आपको पता होना चाहिए किसका बनाया जाता है, तो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का ये बनाया जाता है। बेसिकली क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे मेटल के अनुसार, बट जो कॉमन है क्या है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी जॉब की समतलता फ्लैटनेस चेक करने के लिए, या किसी भी जॉब की मार्किंग मार्किंग करते समय डेटम सरफेस प्रदान करने के लिए। ठीक, रेफरेंस सरफेस प्रदान करने के लिए सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी भी जॉब की मार्किंग करते समय डेटम सरफेस किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन होता है सरफेस प्लेट या फिर होता है मार्किंग टेबल, जो भी आपके ऑप्शन में है आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो क्या करता है, मार्किंग करते समय डेटम प्रदान करने का कार्य करता है। साइज साइज बात की है तो 50x50x5 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 100x100x7 सेंटीमीटर क्यूब, बेसिकली ये दो साइज की जो सरफेस प्लेटें होती हैं ज़्यादातर प्रयोग की जाती हैं। टाइप ऑफ सरफेस प्लेट हम बात करने वाले, तो सबसे पहले बात करेंगे मटेरियल के अनुसार, सरफेस प्लेट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, किसके अनुसार, मटेरियल के अनुसार। सबसे पहला आ जाता है कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन की जो सरफेस प्लेट होती है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की बनाई जाती है। इसमें भी दो प्रकार की सरफेस प्लेटें होती हैं, ग्रेड ए की, ग्रेड बी की। तो ग्रेड ए की सरफेस प्लेट होती है, इसकी एक्यूरेसी होती है 0.0005 mm, इस 5 माइक्रोन इसकी क्या होती है, सॉरी 5 माइक्रोन नहीं, 0.5 माइक्रोन, या जिसे कह सकते हैं आधा माइक्रोन इसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक, कहाँ प्रयोग करते हैं, तो सामान्य कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सामान्य कार्य जो भी जनरल वर्क होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर मार्किंग करते समय बी ब्लॉक, एंगल प्लेट, इन सभी को सहारा देने के लिए भी कास्ट आयरन वाली सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सरफेस प्लेट की परिशुद्धता किसके द्वारा जांची जाती है, तो सरफेस प्लेट की जब हमें एक्यूरेसी चेक करनी होती तो किसके द्वारा चेक करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा हम सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। ये भी पॉइंट आप नोट करके रख लेंगे। जो बी ग्रेड की सरफेस प्लेट होती है इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो इसकी एक्यूरेसी 20 माइक्रोन के आसपास होती है, 0.02 mm। नेक्स्ट यहाँ पर जो ग्रेनाइट की सरफेस प्लेट आती है, ग्रेनाइट की सरफेस प्लेट बेसिकली टूल रूम कार्य में प्रयोग की जाती है, टूल रूम में या फिर एक्यूरेसी वाले जगहों पर जहाँ पर इंस्पेक्शन रूम होता है, तो इंस्पेक्शन रूम में या मेट्रोलॉजी लैब में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेनाइट वाली सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इस पर ऊष्मा और ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, इस पर स्क्रैच वगैरह भी नहीं लगते हैं, इसीलिए ग्रेनाइट वाले सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। क्या है, जिस भी टेम्परेचर पे ले जाइए इसमें ना कोई एक्सपेंशन होना है ना कोई श्रिंकेज होना है, तो ऊष्मा और ताप का कोई प्रभाव नहीं है, जिस भी कंडीशन में यह बनाई गई उसी कंडीशन में रहती है। इसकी एक्यूरेसी काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन रहती है, इसीलिए टूल रूम में, मेट्रोलॉजी में, इंस्पेक्शन रूम में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लास सरफेस प्लेट, ये भी दो ग्रेडों में होती है। ग्रेड ए की एक्यूरेसी होती है यहाँ पर 0.4 माइक्रोन,
नेक्स्ट जो ग्रेड बी की होती है इसकी एक्यूरेसी 8 माइक्रोन होती है। इसका प्रयोग काफ़ी हल्के व एक्यूरेट कार्यों में किया जाता है, जहां पर हैवी जॉब हो वहां पर आप ग्लास सरफेस प्लेट का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, तो जहां पर छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, लाइट लोड के लिए, लाइट लोडिंग वाले जॉब के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। काफ़ी एक्यूरेट कार्य में ये भी प्रयोग की जाती है। ग्लास सरफेस प्लेट की विशेषता क्या होती है, तो इस पर जंग नहीं लगता, ये झावा मुक्त होती, इसमें कोई भी मतलब स्ट्रेस वगैरह नहीं होता, ना ही इस पर कोई जंग लगता है। ग्रेनाइट पर भी जंग नहीं लगता, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये था किसके अनुसार, मटेरियल के अनुसार सरफेस प्लेट के प्रकार। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए, सरफेस प्लेट को हम दूसरे कैटेगरी में भी डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार, या कह लीजिए अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी के अनुसार भी उसको डिवाइड किया जाता है। तो इस आधार पर सरफेस प्लेट तीन प्रकार की होती है। पहली होती है वर्कशॉप सरफेस प्लेट, दूसरी इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, तीसरी मास्टर सरफेस प्लेट। जो वर्कशॉप सरफेस प्लेट होती है इसकी एक्यूरेसी 0.001 इंच या 0.025 mm इसकी एक्यूरेसी होती है। इसे जनरल वर्क, सामान्य कार्यों में वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट होती है इसकी एक्यूरेसी 0.001 इंच या फिर 0.0025 mm इसकी एक्यूरेसी होती है। इसे कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो इसे वर्कशॉप सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इंस्पेक्शन वाली सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। जो नेक्स्ट है मास्टर सरफेस प्लेट, इसकी एक्यूरेसी 0.0001 इंच या 0.0025 mm होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है इंस्पेक्शन वाली सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, जो वर्कशॉप सरफेस प्लेट है इसकी एक्यूरेसी 0.025 mm है। कहाँ पर प्रयोग करते हैं, वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट है इसकी एक्यूरेसी 0.0025 है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो वर्कशॉप सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी को चेक करेगा। मास्टर सरफेस प्लेट 0.00025 mm इसकी एक्यूरेसी होती है। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की भी एक्यूरेसी को कौन चेक करता है, तो मास्टर सरफेस प्लेट उसकी एक्यूरेसी को चेक करता है। चूंकि काफ़ी समय यूज के बाद सरफेस प्लेट में भी क्या होता है, कुछ डिफेक्ट आते हैं, उसकी एक्यूरेसी भी प्रभावित होती है, तो उसको भी चेक करने की ज़रूरत होती है कि हमारा जो सरफेस प्लेट है ये एक्यूरेट है या नहीं है। तो इसके लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, ग्रेड के अनुसार भी सरफेस प्लेट पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में। तो ग्रेड के अनुसार बेसिकली दो प्रकार की होती है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। जो ग्रेड ए की सरफेस प्लेट होती है इसकी एक्यूरेसी 0.0025 कह सकते हैं। जो हमारी इंस्पेक्शन वाली सरफेस प्लेट थी वही ग्रेड ए के अंतर्गत आती है। इंस्पेक्शन वर्क में, टूल रूम में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो ग्रेड बी की सरफेस प्लेट होती है ये आपकी जनरल वाली हो गई, 0.025 कहिए या 0.01 mm इसकी एक्यूरेसी होती है। दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो जनरल वर्क वर्कशॉप में ग्रेड बी की सरफेस प्लेट, ग्रेड ए की सरफेस प्लेट इंस्पेक्शन रूम में। नाम से कैसे ध्यान में रखेंगे, ग्रेड ए ग्रेड मतलब काफ़ी अच्छा है, तो कहाँ प्रयोग किया जाएगा, इंस्पेक्शन रूम में प्रयोग किया जाएगा। ग्रेड बी थोड़ा सा ग्रेड ए से लो है तो जनरल वर्कशॉप में प्रयोग किया जाएगा। इस आधार पर इसे आप क्या कर सकते हैं, याद में रख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। आशा करते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है स्ट्रेट एज के बारे में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रेट एज किस मेटल का बना होता है, तो एक क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का स्ट्रेट एज बनाया जाता है। काम क्या होता है इसका स्ट्रेट एज का, तो किसी भी जॉब की स्ट्रेटनेस, ठीक, उसकी जो स्ट्रेटनेस होती है उसको चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं। स्ट्रेटनेस का मीन सीधापन, जॉब हमारा कितना सीधा है, कितना स्ट्रेट है, उसके लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, या फिर कह सकते हैं काफी लंबा जॉब है, उस लंबे जॉब पर मार्किंग करनी है, तो वहां पर भी इसका प्रयोग स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। बस इससे इतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर आप इसके टाइप भी देख लीजिए। मान लीजिए इस समय एग्जाम का लेवल थोड़ा सा एडवांस होता जा रहा है, अगर कहीं आपसे टाइप पूछ लिया तो भी आप उसको बता पाए। सबसे पहला जो स्ट्रेट एज का टाइप है वो स्टील स्ट्रेट एज है, छोटे और परिशुद्ध कार्यों में यूज करते हैं। साइज इसका कितना होता है, तो बेसिकली ये 2 मीटर लंबा आयताकार होता है, और एक एज इसका क्या होता है, बेबल होता है। ठीक, नेक्स्ट होता है बेबल स्ट्रेट एज, नाम से ही स्पष्ट है बेबल है,
तो ये बेसिकली 60 डिग्री वाले बेबल के कोणों की जहाँ पर जांच करनी होती है वहाँ पर इस बेबल स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। और जो टूल मेकर वाले स्ट्रेट एज होते हैं छोटी छोटी लंबाइयों में भी पाए जाते हैं। कास्ट आयरन का स्ट्रेट एज भी आता है, इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली जो हमारी मशीन्स होती हैं उसके साइड वेज की जांच करने के लिए। जहाँ पर साइड वेज होती हैं वो हमारी स्ट्रेट है कि नहीं है उसकी जांच करने के लिए कास्ट आयरन की स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं। इसकी लंबाई बेसिकली 3 मीटर होती है और इसमें बो और रिब्स बने होते हैं जिसमें स्टेट डिस्टॉर्शन ना हो सके, इसमें कोई विरूपण ना हो, तो विरूपण या डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए कास्ट आयरन स्ट्रेटेज में क्या किया जाता है, बो और रिब्स यहाँ पर काट दिए जाते हैं। बो और रिब्स मतलब जो यहाँ पर खांचे कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये खांचे बना दिए जाते हैं जिसमें इसमें कोई विरूपण ना हो, कोई फर्दर डिस्टॉर्शन उसमें ना हो। नेक्स्ट हमारी जो है नेक्स्ट टॉपिक है मार्किंग टेबल। क्या है मार्किंग टेबल? क्वेश्चन डायरेक्टली मार्किंग टेबल से पूछा जाता है कि मापते समय किसी जॉब की मार्किंग करते समय रेफरेंस प्रदान करने का कार्य कौन करता है, तो या तो सरफेस प्लेट या फिर दूसरी क्या है मार्किंग टेबल। मार्किंग टेबल किसकी बनी होती है, तो ये भी क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की बनाई जाती है। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो छोटे कार्यों में प्रशुद्ध कार्यों में मार्किंग टेबल का प्रयोग किया जाता है। काम क्या होता है, तो ये मापते समय डेटम सरफेस प्रदान करने का कार्य करती है, या कह सकते हैं रेफरेंस सरफेस प्रदान करने का कार्य किया जाता है मार्किंग ऑफ टेबल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस गेज के बारे में। तो आप सभी को पता है सरफेस गेज क्या होता है, आप लोगों ने सरफेस गेज को यूज भी किया होगा अपने आईटीआई में या फिर अपने ट्रेनिंग के दौरान। तो सबसे पहले सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या है, तो सरफेस गेज का जो अदर नाम है वो मार्किंग ब्लॉक है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है मार्किंग ब्लॉक का मतलब क्या है, तो वो सरफेस गेज ही होता है, या इसी को स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो चाहे मार्किंग ब्लॉक कहे या फिर स्क्राइबिंग ब्लॉक कहे, दोनों का मतलब क्या है, सरफेस गेज ही होता है। कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है सरफेस गेज का, तो कहीं भी जब हमें पैरेलल लाइन खींचनी होती है, समांतर लाइन खींचनी होती है, तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। या फिर जब हम लेथ मशीन के स्पिंडल में किसी जॉब को होल्ड करते हैं, ठीक, या फोर्जा चक में किसी जॉब को होल्ड करते हैं और वहां पर उसको हमें क्या करना होता है, जॉब की ट्रोइंग करनी होती है, उसको सेंटर एक्सिस पर सेट करना होता है, तो वहां पर भी सरफेस गेज का या स्क्राइबिंग ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक जो भी कहे इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जब हम बात करेंगे यूनिवर्सल सरफेस गेज की, तो वहाँ पर उसके बेस में एक गाइड पिन लगी होती है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, डेटम एज के पैरेलल लाइन खींचने का भी काम किया जाता है। ठीक, तो ये यही सारी डिटेल है जो भी हमने आपको बताई। जैसे यहाँ पर लिखा है फिक्स्ड स्ट्रेट गेज, सॉरी फिक्स्ड सरफेस गेज, तो इसमें क्या होता है, एक हैवी ब्लॉक होता है, उसके साथ साथ इसी में एक अपवर्ड डायरेक्शन में अपराइट डायरेक्शन में स्पिंडल फिक्स्ड होती है, उसमें स्नग और क्लैंप की सहायता से क्या होता है, स्क्राइबर लगा होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, मार्किंग का काम किया जाता है, जो आपको सेंटर एक्सिस में सेट किया जाता है। दूसरा यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है ये यूनिवर्सल सरफेस गेज से आता है। इसमें पूछा जाता है कि इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसकी विशेषता यही होती है कि इट कैन स्पिंडल कैन बी सेट टू एनी पोजीशन। जो इसकी स्पिंडल होती है इसे हम किसी भी पोजीशन में सेट कर सकते हैं, जबकि जो फिक्स सरफेस गेज है उसकी स्पिंडल एक ही पोजीशन में फिक्स होती है। इसमें यूनिवर्सल सरफेस गेज में फाइन एडजस्टमेंट की सुविधा होती है, काफ़ी इजीली इसमें हम फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सूक्ष्म कार्यों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका प्रयोग सिलेंड्रिकल जॉब पर भी किया जा सकता है क्योंकि इसके बेस में बी आकार का ग्रुप बना होता है जिसके कारण इसे क्या कर सकते हैं, आप सिलेंड्रिकल सरफेस पर भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पार्ट देखेंगे बेस। बेस किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, बॉटम में एक बी ग्रुप होता है, इसी की सहायता से क्या कर सकते हैं आप, सिलेंड्रिकल सरफेस पर यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग कर सकते हैं। रॉकर आर्म ये बेस के साथ ही अटैच होता है स्प्रिंग और स्क्रू के द्वारा, इसी के द्वारा क्या करते हैं हम यहाँ पर फाइन एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्पिंडल, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। नेक्स्ट यहाँ पर है स्पिंडल, तो स्पिंडल किससे अटैच होता है, रॉकर आर्म से अटैच होता है। गाइड पिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, गाइड पिन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज में
किस पार्ट के द्वारा क्या की जाती है, पैरेलल लाइन खींची जाती है, तो क्या होती है, गाइड पिन। गाइड पिन के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी डेटम सरफेस के रेफरेंस में पैरेलल लाइन खींचने का कार्य किया जाता है। तो ये थे कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, सबसे पहले आप प्रयोग कर सकते हैं पैरेलल लाइन खींचने के लिए किसी भी डेटम के रेफरेंस में। देन मशीन स्पिंडल में या फिर फोर्जा चक में जॉब को हम सेंटर पर सेट करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। पैरेललिज्म चेक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो ये सारे इसके उपयोग हैं जहां पर आप सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पैरेलल ब्लॉक। नेक्स्ट क्या है हमारा, पैरेलल ब्लॉक। पैरेलल ब्लॉक सबसे पहले मेटल तो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना सकते हैं, या फिर इसे आप हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील का भी इसको बना सकते हैं। इसका काम क्या होता है, तो टू सेट वर्क पीस हॉरिजेंटली, किसी भी जॉब को हॉरिजेंटल ठीक क्षैतिज अवस्था में सेट करने के लिए पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक और एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट उसका यूज ध्यान रखिए। किसी भी जॉब को जो हमें क्षैतिज अवस्था में सेट करना होगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा, पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, स्क्राइबर। क्या है, स्क्राइबर, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्क्राइबर किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, या फिर ये टूल स्टील का बनाया जाता है। ठीक, हाई कार्बन स्टील टूल स्टील का बना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, हार्ड और टेम्पर इसको करना होता है। प्रयोग क्या होता है, तो जिस प्रकार आप कागज पर पेंसिल के द्वारा लाइन खींचते हैं उसी प्रकार जब हमें अपने जॉब पर मार्किंग करनी होती है, जो हम प्रयोग करते हैं आईटीआई में, इंडस्ट्री में, तो वहां पर किसके द्वारा मार्किंग की जाती है, तो वहां पर स्क्राइबर के द्वारा लाइन खींची जाती है। तो किसी भी जॉब पर लाइनें खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। इसकी लेंथ बेसिकली कितनी होती है, तो स्क्राइबर के लेंथ की बात की जाए तो 150 mm से लेकर के 300 mm लंबाई में ये पाए जाते हैं। पॉइंट का एंगल कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्राइबर के पॉइंट का एंगल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो कितना होता है, 12 डिग्री से 15 डिग्री, 12 डिग्री टू 15 डिग्री के बीच में इसे क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। बेसिकली ये अगर बात की जाए तो 3 से 5 mm मोटा क्या होता है, एक तार होता है। ठीक, जिसको 12 से 15 डिग्री के एंगल पे इसके पॉइंट को ग्राइंड करके स्क्राइबर का आकार दे दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, जब हम किसी जॉब पर मार्किंग करते हैं स्क्राइबर के द्वारा, तो स्क्राइबर और जॉब के मध्य यहाँ पर एंगल कितना होता है, कितने डिग्री कोण पर झुकाकर स्क्राइबर को मार्किंग की जाती है, तो ये होता है 30 से 35 डिग्री, 30 डिग्री टू 35 डिग्री के एंगल में स्क्राइबर को झुकाकर किसी भी जॉब की मार्किंग की जाती है। ठीक, डाया कितना होता है स्क्राइबर का, तो 3 से 5 mm बेसिकली इसका डाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो स्क्राइबर के टाइप से पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है स्क्राइबर से, किसका पॉइंट एंगल कितना होता है, तो 12 डिग्री से 15 डिग्री होता है। कितने डिग्री पर झुकाकर इस पे मार्किंग करते हैं, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री के एंगल पे झुकाकर मार्किंग की जाती है। नेक्स्ट इसके टाइप से पूछते हैं, तो सबसे पहला है स्ट्रेट स्क्राइबर। तो स्ट्रेट स्क्राइबर का प्रयोग यहाँ किया जाता है तो मार्किंग लाइनें खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो प्लेन टाइप जो प्लेन टाइप स्ट्रेट स्क्राइबर होता है ये सरफेस गेज में लगा होता है। जो भी आप देखते हैं वहाँ सरफेस गेज, फिक्स टाइप जो सरफेस गेज है, या आपका जो कह सकते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज है, उसमें जो हम बेसिकली प्रयोग करते हैं कभी कभी, तो प्लेन टाइप सरफेस गेज का प्लेन टाइप जो हमारा स्ट्रेट स्क्राइबर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि स्ट्रेट स्क्राइबर को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है प्लेन और एक होता है नल टाइप। जो प्लेन टाइप होता है इसको हम प्रयोग करते हैं सरफेस गेज के साथ, और जो नल टाइप होता है स्ट्रेट स्क्राइबर, जिसके बॉडी पर क्या होती है, नर्लिंग की हुई होती है, इसका प्रयोग किया जाता है हाथ में पकड़ करके किसी भी जॉब पर मार्किंग करने के लिए। जो स्क्राइबर आप लोग प्रयोग करते हैं आईटीआई में मार्किंग करने के लिए, बेसिकली वो क्या होता है, स्ट्रेट स्क्राइबर होता है, लेकिन वो किसके अंतर्गत आता है, नल टाइप। जो प्लेन टाइप होगा उसका प्रयोग सरफेस गेज के साथ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंट टाइप स्ट्रेट स्क्राइबर का प्रयोग कहाँ करते हैं,
तो इसका प्रयोग किसी भी गोल जाप के अंदर अगर हमें रेखाएं खींचनी है जहां पर हम स्ट्रेट स्क्राइबर का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, बेंट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। इस स्क्राइबर को भी आप क्या कर सकते हैं, सरफेस गेज में लगा करके इसको भी यूजली यूज कर सकते हैं, बट इसका जो मेन काम है वो गोल जॉब की किसी भी राउंड जॉब के अंदर अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो वहाँ पर बेसिकली हम स्ट्रेट स्क्राइबर को सही से प्रयोग नहीं कर पाते, तो वहाँ पर बेंट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट होता है एडजस्टेबल स्क्राइबर। तो इसका प्रयोग छोटे या बड़े साइज में एडजस्ट करने के लिए किया जाता है, जहां पर हमें कई सारे आकार में उसको एडजस्ट करना हो तो वहां पर एडजस्टेबल स्क्राइबर नाम से ही स्पष्ट है, किसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफसेट स्क्राइबर। क्या होता है ऑफसेट स्क्राइबर, या इसी को कहा जाता है नाइफ एज स्क्राइबर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वर्नियर हाइट गेज में हम लोग स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं मार्किंग रेखाएं खींचने के लिए, कौन सा स्क्राइबर होता है, तो वो ऑफसेट स्क्राइबर होता है। क्या नाम होता है उसका, ऑफसेट स्क्राइबर। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का होता है, फिर यहाँ से कुछ ऐसे इसकी बॉडी क्या होती है, ऑफसेट होती है, तो इसे कहा जाता है ऑफसेट स्क्राइबर। दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है नाइफ एज स्क्राइबर। नेक्स्ट स्क्राइबर पॉकेट स्क्राइबर। तो पॉकेट स्क्राइबर इजीली इसकी जो पिन होती है, पॉइंट होता है, डिटैचबल होता है, इसलिए इसको हम आसानी से जेब में रखकर कैरी कर सकते हैं। बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफसेट स्क्राइबर, जिसे नाइफ एज स्क्राइबर कहते हैं, वर्नियर हाइट गेज में प्रयोग करते हैं। सरफेस गेज में आप स्ट्रेट और बेंट दोनों प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रेट प्रयोग करेंगे तो प्लेन टाइप होगा, जो हम लोग प्रयोग करते हैं हाथ से मार्किंग खींचने के लिए वो होता है हमारा नल टाइप। नेक्स्ट चलते हैं हम डिवाइडर की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है। तो डिवाइडर किस मेटल का बनाया जाता है, ये आपका हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील दोनों का बनाया जा सकता है। डिपेंड करता है कौन सा मेटल अवेलेबल है। अगर आप इसे हाई कार्बन स्टील का बनाते हैं तो क्या करना होता है, इसे हार्ड और टेम्पर करना होता है, ठीक, हार्ड एंड टेम्परिंग करनी होती है। अगर आप हाई कार्बन स्टील का बनाते हैं, माइल्ड स्टील का बनाते हैं, तो माइल्ड स्टील के केस में क्या करना होता है, इसकी केस हार्डनिंग करनी होती है, क्योंकि अगर ये हार्ड नहीं होगा तो अपने से हार्ड जॉब पर ये रेखाएं नहीं खींच पाएगा, ठीक। तो इसलिए अगर माइल्ड स्टील से बनाते हैं तो वहाँ पर क्या करनी होती है, केस हार्डनिंग करनी होती है। हाई कार्बन स्टील का बनेगा तो क्या करना होगा, हार्ड और टेम्पर करना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा डिवाइडर होता है इसका साइज कैसे लिया जाता है, तो इसका जो साइज होता है, इसके पिवट से लेकर के पॉइंट के मध्य की बीच की जो दूरी होती है, ये टोटल क्या होती है, इसका साइज होता है। तो पिवट से लेकर के लेग, या आप कह सकते हैं उसके पैरों का जो पॉइंट होता है, लेग पॉइंट और पिवट पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है, स्क्राइबर का साइज होता है। नेक्स्ट इसकी लेंथ कितनी होती है, तो 50 से लेकर के 200 mm के साइज में बेसिकली डिवाइडर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर कहीं स्क्राइबर बोल दिए होंगे तो सॉरी फॉर दैट, डिवाइडर की बात कर रहे हैं, ठीक। किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का। साइज कैसे लेते हैं, पिवट से लेग पॉइंट के बीच में लेंथ कितनी होती है, 50 mm से लेकर के 200 mm के बीच में डिवाइडर की लेंथ होती है। प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जहां पर हमें छोटा छोटा चाप खींचना होता है, छोटा वृत्त खींचना होता है, या कह सकते हैं कोई भी मीन्स हमारी डिस्टेंस है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसे हमें किसी अन्य जॉब पर ट्रांसफर करना है, तो इन सारे कंडीशन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इन सारे कंडीशन में डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। या फिर किसी एक डिस्टेंस को कई सारे पार्टों में डिवाइड करना है, इक्वल पार्टों में, तो वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे क्या क्या यूज है। सबसे पहले छोटा चाप खींचने के लिए, छोटा वृत्त खींचने के लिए, किसी भी डिस्टेंस को, किसी भी मीन्स मेजरमेंट को अन्य इंस्ट्रूमेंट पर या अन्य जगह पर ट्रांसफर करने के लिए, साथ ही साथ कोई डिस्टेंस है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, डिवाइडर का। डिवाइडर का और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिवाइडर के पॉइंट को कैसे हम नुकीला बनाते हैं। तो डिवाइडर के पॉइंट को ऑयल स्टोन पर घिसकर नुकीला बनाया जाता है, ना कि इसे आप ग्राइंडिंग व्हील पे ले जाके ग्राइंड करते हैं। जब इसका पॉइंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा डल हो जाता है, तो इसको क्या करते हैं, ऑयल स्टोन पर घिस करके इसके पॉइंट को नुकीला बनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग यहाँ पर
किया जाता है डिवाइडर के लेग को या डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए। जहां पर भी आपको डिवाइडर का प्रयोग करना है, मान लीजिए एक सर्किल खींचनी है, तो यहाँ पर जो सेंटर होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिक पंच का प्रयोग करके 30 डिग्री वाले एक छोटा सा यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। उसी निशान में हम इस डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देंगे, जिससे ये मार्किंग करते समय अपने स्थान से डिस्टर्ब ना हो, एक्यूरेट मार्किंग कर पाए। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको हम कैसे नुकीला बनाते हैं डिवाइडर को। तो ऑयल स्टोन पर पॉइंट को स्थान देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेमल से, कि ट्रेमल का प्रयोग कब किया जाता है। इसी को हम बीम कंपास के भी नाम से जानते हैं। एक लंबी सी बीम होती है जिस पर दो डिवाइडर आपके बेसिकली लगे होते हैं, तो इसी को बीम कंपास या ट्रेमल के नाम से जाना जाता है। तो इसका प्रयोग काफी बड़े वृत्त की जब हमें मार्किंग करनी होती है, काफी बड़ा चाप खींचना होता है, तो वहां पर ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। तो ड्राइंग ए लार्ज सर्किल और लार्ज आर्क के लिए ट्रेमल का यूज होता है। कितने से कितने तक ये आपका सर्किल खींच सकता है, तो आपने ऊपर देखा था कि डिवाइडर की रेंज क्या थी, 50 से लेके 200 थी, ठीक। इसके बीच में डिवाइडर का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट अगर ट्रेमल है तो ये 200 से लेकर के 1800 mm तक, ठीक, 200 से लेकर के 1800 mm तक के चाप की मार्किंग कर सकता है, या उतना बड़ा वृत्त ये खींच सकता है। कौन, ट्रेमल। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है पंच के बारे में, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। पंच भी आपका एक मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है। इसका प्रयोग करके जॉब पर मार्किंग की जाती है। जब आप क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मार्किंग मीडिया आपने लगाया, उसके अनुसार जॉब पर आपने स्क्राइबर का प्रयोग करके लाइनें खींच ली। अब ये लाइनें अंत तक नहीं बनी रहती हैं। जॉब पर कटिंग करते समय हम कूलेंट वगैरह का भी प्रयोग करते हैं, तो ये लाइनें मिटने का डर रहता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन लाइनों को पक्का करने के लिए यहाँ पर पंच का प्रयोग करके छोटे छोटे डॉट हम बना लेते हैं, ठीक, जिससे लाइनें अंतिम तक यहाँ पर रह सकें जब तक हमारा कार्य फिनिश ना हो। तो ये बेसिकली यूज होता है पंच का। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कार्यों में इसका यूज किया जाता है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मेटल क्या होता है पंच का, तो ये हाई कार्बन स्टील या फिर टूल स्टील का बनाया जाता है। दोनों मेटल का बना सकते हैं, हाई कार्बन स्टील या फिर टूल स्टील। नेक्स्ट इसका साइज कितना होता है, तो 100 mm से लेकर के 125 mm के साइज में पंच पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचिंग करते समय जो दो पंच के मीन्स जहां पर आपने पंच किया कुछ इस प्रकार से, तो डिस्टेंस बिटवीन पंच पॉइंट, यहाँ पर जो दो पंचिंग पॉइंट है इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी होती है, दो पंचिंग पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये 3 mm से 5 mm की दूरी होती है दो पंचिंग पॉइंट की। अब यहाँ पर जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं पंच को, तो एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है किस हैमर का आप प्रयोग करेंगे, तो हमेशा बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। कभी भी जब आपको कहीं भी किसी जॉब पे पंचिंग करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे, बॉल पिन हैमर का प्रयोग करेंगे। पंचिंग पॉइंट की दूरी कितनी होती है, 3 से 5 mm इसकी दूरी होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर आता है डॉट पंच, ठीक। कौन सा पंच आता है, डॉट पंच, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों पंच है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। डॉट पंच लंबाई 125 mm, डायामीटर इसका 10 mm। एंगल कितना होता है डॉट पंच का, तो डॉट पंच का एंगल होता है 60 डिग्री। कितना एंगल होता है, 60 डिग्री। कई बार एग्जाम में आपको डॉट पंच ना दे करके वो दे देता है 60 डिग्री प्रिक पंच। क्या दे देता है, 60 डिग्री प्रिक पंच। चाहे 60 डिग्री प्रिक पंच हो या डॉट पंच हो, दोनों क्या है, एक ही होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए, जो हम जहाँ पर लाइनें खींचते हैं स्क्राइबर के द्वारा, वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करके या किसी भी द्वारा, तो उन लाइनों को पक्का करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटर पंच की लंबाई 100 mm होती है, डायमीटर 10 mm होता है। एंगल कितना होता है सेंटर पंच का, तो इसका एंगल होता है 90 डिग्री। कितना एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। पॉइंट डायमीटर 6 mm ही होता है। 90 डिग्री एंगल है, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब भी हमें किसी जॉब पर ड्रिलिंग करनी होती है, तो ड्रिलिंग करने से पूर्व वहां पर सेंटर को निर्धारित जब कर लेते हैं, तो सेंटर को लोकेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी जॉब में अगर आपको ड्रिलिंग करनी है, तो वहां पर सबसे पहले क्या करना है, सेंटर पंच का प्रयोग करके निशान बना लेना है, फिर वहां पर ड्रिल को आपको सपोर्ट देना है, ड्रिल को वहां पर लगाना है।
अन्यथा ड्रिलिंग करते समय सेंटर से क्या हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा। तो सेंटर निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रिक पंच। ये दो प्रकार के होते हैं, 30 डिग्री प्रिक पंच और 60 डिग्री प्रिक पंच। लंबाई 100 mm डायमीटर, 7 mm पॉइंट डायमीटर 2.5 mm। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डॉट पंच था, सेंटर पंच था, इसका पॉइंट का डायमीटर 6 mm था, लेकिन प्रिक पंच के पॉइंट का डायमीटर 2.5 mm, बहुत ही पतला ये निशान छोड़ता है, बहुत ही शार्प होता है। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो 30 डिग्री वाला प्रिक पंच होता है इसका प्रयोग डिवाइडर के हेड को स्थान देने के लिए, या फिर जो सीट मेटल वाले कार्य होते हैं वहां पर अगर हमें प्रयोग करना है तो कौन सा प्रयोग किया जाएगा, 30 डिग्री प्रिक पंच प्रयोग किया जाएगा। 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग कहाँ होगा, तो 60 डिग्री प्रिक पंच को ही हम डॉट पंच ही कहते हैं। तो इसका प्रयोग विटनेस मार्किंग के लिए किया जाता है, रेखाओं को पक्का करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटनेस मार्किंग के लिए कौन सा प्रिक पंच प्रयोग करते हैं, तो 60 डिग्री प्रिक पंच प्रयोग करते हैं। डिवाइडर को हेड को स्थान देने के लिए या फिर सीट मेटल में किस पंच का प्रयोग करते हैं, तो 30 डिग्री प्रिक पंच का वहां पर प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम कौन सा हैमर प्रयोग करते हैं, तो मार्किंग के लिए बेसिकली बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है, जिसका वजन कितना होता है, 250 ग्राम। 250 ग्राम वाले बॉल पिन का हैमर प्रयोग करके ही क्या करना होता है, मार्किंग करना होता है। कुछ अदर प्रकार के जो पंच होते हैं उसको भी आप थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे। एक होता है हॉलो पंच। हॉलो पंच की प्रॉपर्टीज होती है कि 1 mm के अंतराल में ये 13 से लेकर के 15 mm तक के साइज में क्या होता है, ये उपलब्ध होता है। हॉलो पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो भी नॉन मेटेलिक पार्ट होते हैं, हमारे अधातुएं होती हैं, उसमें होल करने के लिए हॉलो पंच का प्रयोग किया जाता है, किसमें, नॉन मेटेलिक पदार्थों में। नेक्स्ट है पिन पंच। पिन पंच बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिन पंच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो डबल पिन या फिर लोकेटिंग पिन को जॉब से निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग करते हैं, डबल पिन या फिर लोकेटिंग पिन को निकालने के लिए पिन पंच का प्रयोग करते हैं। लेंथ 100 mm से 200 mm होती है। पॉइंट का डायमीटर 3 से लेकर के 12 mm तक यहाँ पर पिन का डायमीटर होता है पिन पंच का। नेक्स्ट होता है बेल सेंटर पंच। क्या होता है, बेल सेंटर पंच। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सिलेंडर पार्ट का सेंटर जो हमें निकालना होता है, कोई भी हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका सेंटर फाइंड आउट करना है तो किसका प्रयोग करते हैं, बेल सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। कुछ घंटी के आकार का होता है तो कुछ इस प्रकार से रखते हैं, ऊपर से एक कंप्रेस्ड ऑपरेटेड होता है तो उसको दबाते हैं तो यहाँ पर इस सेंटर को क्या कर देता है, लोकेट कर देता है। तो बाल सेंटर की विशेषता क्या होती है, इसमें कंप्रेस्ड प्लंजर गाइड होता है जिसके द्वारा क्या करता है, किसी भी सिलेंड्रिकल पार्ट का सेंटर निकालने का कार्य करता है। शेप कैसा होता है, तो घंटी के समान इसका शेप होता है। नेक्स्ट बेब पंच। कौन सा पंच, बेड पंच। बेड पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, बेड पंच या कहीं कहीं बेब पंच मिलता है। तो होल के बाद बेकार चक्तियों को पुश राड के द्वारा हटाने के लिए बेड पंच का प्रयोग किया जाता है। मान लो इतना कोई मटेरियल था, यहाँ हमने होल किया, होल के बाद हमें क्या करना, इस मटेरियल को रिमूव करना है यहाँ से, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, वेब पंच का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। बहुत ही बड़े खोखले जो सिलेंड्रिकल पार्ट होते हैं वहां पर होल करने में बेसिकली इसी की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट होता है नंबर पंच, जिसका प्रयोग करके आप लोग क्या करते हैं, नंबर की मार्किंग करते हैं या फिर लेटर की मार्किंग करते हैं। तो इसके लिए कौन सा होता है, नंबर पंच होता है। इसका साइज क्या होता है, तो 0.8 mm से लेकर के 13 mm तक के साइज में नंबर पंच पाए जाते हैं। यहाँ पर ए से लेकर के जेड तक के लेटर होते हैं और 0 से लेकर के 9 तक आपके क्या होते हैं, ये मतलब नंबर्स इसमें होते हैं। तो आपको अगर रोल नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, जॉब का नाम लिखना है, कुछ भी अंक की मार्किंग करनी है तो यहाँ पर आप नंबर पंच का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑटोमेटिक पंच है, इसका प्रयोग शीघ्रता से मार्किंग करने के लिए किया जाता है। ये क्या होता है, सेल्फ ऑपरेटेड होता है, इसलिए इसमें हैमरिंग लगाने की, हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा बी ब्लॉक। बी ब्लॉक भी आपके किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है। बी ब्लॉक का मेटल क्या होता है, तो ये कास्ट आयरन या फिर माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। किससे, कास्ट आयरन या फिर माइल्ड स्टील। कास्ट आयरन में कौन सा होता है, तो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बी ब्लॉक बनाया जाता है। ठीक, इसका यूज क्या होता है, तो किसी भी सिलेंड्रिकल गोलाकार जॉब को सहारा देने के लिए
उस पर मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें इंड स्टॉप का प्रयोग क्यों किया जाता है। जब हम बी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर इंड स्टॉप का प्रयोग क्यों करते हैं। तो कोई भी जब गोलाकार जॉब हम इसमें बी ब्लॉक में रखते हैं तो वो सरक सकता है, क्या कर सकता है, सरक सकता है, जिससे वो नीचे गिर जाएगा, सरफेस प्लेट पे गिरेगा, उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस जॉब को सरकने से बचाने के लिए वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, इंड स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बी ब्लॉक की अगर आपको एक्यूरेसी चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर से भी क्या कर सकते हैं, आप बी ब्लॉक की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप ऑफ बी ब्लॉक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसिकली ये दो क्लास में डिवाइड किए जाते हैं। कितने क्लास में, दो क्लास में। सबसे होता है क्लास ए और क्लास बी। जो क्लास ये या आप कह सकते हैं ग्रेड ऑफ बी ब्लॉक भी इसे कह सकते हैं, तो दो ग्रेड में, ग्रेड ए ग्रेड बी। जो ग्रेड ए का बी ब्लॉक होता है इसकी लंबाई होती है 100 mm। ये बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील या फिर आप कह सकते हैं उच्च क्वालिटी के स्टील से। ठीक, हाई क्वालिटी के स्टील से या हाई कार्बन स्टील से ए ग्रेड के बी ब्लॉक को बनाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ए ग्रेड काफ़ी अच्छा होगा, तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी होने के कारण एक्यूरेट फिनिशिंग कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है बी ग्रेड का बी ब्लॉक। इसकी लेंथ होती है 300 mm। इसका प्रयोग किया जाता है बेसिकली साधारण कार्य में, जनरल कार्यों में, वर्कशॉप में जो प्रयोग करते हो बी ग्रेड का बी ब्लॉक होता है। ये किससे बनाया जाता है, तो ये क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। बी ब्लॉक में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही पूछा जाता है सबसे पहले कि बी ब्लॉक का जो बी कोण होता है उसका एंगल कितना होता है। तो बी का एंगल होता है 90 डिग्री। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ग्रेड से आता है। ये ग्रेड के बी ब्लॉक की लेंथ 100 mm, मेटल हाई क्वालिटी कह सकते हैं स्टील, या हाई क्वालिटी आप आयरन भी कह सकते हैं, हाई क्वालिटी के आयरन से बनाया जाता है। प्रयोग एक्यूरेट फिनिशिंग कार्यों में। बी ग्रेड के बी ब्लॉक की लेंथ 300 mm होती है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनते हैं और जनरल वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन देना होता है अगर बी ब्लॉक का, तो आप कैसे देंगे, तो यहाँ पर आपको एक बी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपका स्पेसिफिकेशन बहुत ही फेमस है, इतना आपको एग्जाम में दिया जाता है और पूछा जाता है यहाँ पर इस स्पेसिफिकेशन वाले बी ब्लॉक में कितने डायामीटर वाले जाब को होल्ड किया जा सकता है। ध्यान से देखेंगे, ये इतना सा स्पेसिफिकेशन आपको एग्जाम में दिया जाता है और पूछा जाता है इस बी ब्लॉक में कितने डायामीटर वाले जॉब के, कितने लेंथ वाले जॉब को हम क्या कर सकते हैं, इसमें होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 50 दिया गया है ये क्या है, लेंथ है, 50 mm हो गई जॉब की। नेक्स्ट क्या है, जॉब का डायामीटर, ये जो 5 से 40 है यही क्या होता है, यहाँ पर जॉब का डायामीटर होता है। ठीक, फिर से देखेंगे, यहाँ पर जो ये 50 दिया गया है ये लेंथ हो गई। यहाँ पर जो 5 से 40 दिया गया है, 5 से 40 क्या होता है, जॉब का डायामीटर होता है। इस 5 mm से लेकर के 40 mm वाले डायमीटर वाले जॉब को इसमें होल्ड कर सकते हो। जो आगे ए दिया गया है मतलब ग्रेड ए का ये बी ब्लॉक को सूचित करता है। नेक्स्ट आईएस का नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किस स्टैंडर्ड के द्वारा इसको स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट ये आपको कुछ फिगर हैं जो एग्जाम में दे दिए जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं, ये किस ग्रेड का या किस टाइप का बी ब्लॉक है या बी ब्लॉक कितने कैटेगरी में होता है। बेसिकली ये 4 प्रकार से आपके डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप। सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पर आपका एक ही कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इस लेबल होता है। एक मिनट, यहाँ पर आप फिगर को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये क्या है, सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक, कुछ इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक, सिंगल लेबल है, ये ग्रुप हो गया, यहाँ पर ये आपका हो गया लेबल। तो जो इस प्रकार का ये है, ये क्या है, सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप, एक ही यहाँ पर लेबल है। ये जो हमारा होता है इसको क्या कहते हैं, हम लेबल कहते हैं। ठीक, सॉरी, इसको हम ग्रुप कहते हैं। ये जो ऊपर होता है इसको क्या कहा जाता है, लेबल कहा जाता है। तो सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक। नेक्स्ट आपका आता है डबल लेबल डबल ग्रुप, सॉरी सिंगल लेबल डबल ग्रुप। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक ही लेबल है लेकिन यहाँ पर ग्रुप कितने हो गए, 2 ग्रुप हो गए। तो सिंगल लेबल डबल ग्रुप।
नेक्स्ट आपका आता है डबल लेबल सिंगल ग्रुप। लेबल क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों हो जाएगा, लेकिन ग्रुप क्या है, एक ही है। और एक आता है बी ब्लॉक विथ मैचिंग पेयर के द्वारा, उस पर क्या होती है, ऐसे एक मैचिंग पेयर बनी होती है बी ब्लॉक के, तो इसे कहा जाता है बी ब्लॉक विथ मैच पेयर। तो कितने प्रकार के होते हैं ये, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सिंगल लेबल सिंगल ग्रुप, फिगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सिंगल लेबल डबल ग्रुप, ये हो जाएगा आपका फिगर। देन डबल लेबल सिंगल ग्रुप, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जो अगला है ये मैचिंग पेयर का होता है, इस पर जो आपको होल्ड करने के लिए यहाँ पर कुछ मैचिंग का आपका पेयर यहाँ पर बनाया जाता है। तो ये था बी ब्लॉक और उससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। अब यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक हम कवर करने वाले इस वीडियो की, वो है एंगल प्लेट के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी हमें किसी जॉब की मार्किंग करनी होती है तो हम पर किसका सहारा लेना पड़ता है, एंगल प्लेट का सहारा लेना पड़ता है। बिना इसके हम जॉब को 90 डिग्री पर सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसको भी देख लेते हैं। एंगल प्लेट मेटल क्या होता है, तो मेटल क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन ही है। इसका हम मतलब स्पेसिफिकेशन देते हैं, कैसे देते हैं, या कह सकते हैं आप एंगल प्लेट का साइज किसके द्वारा लिया जाता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH, लंबाई मोटाई और ऊंचाई के द्वारा इसका साइज होता है। और ये 1 से लेकर के 10 नंबरों में एंगल प्लेट पाए जाते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंगल प्लेट कितने साइजों में होते हैं, तो 1 से लेकर के 10 नंबर में एंगल प्लेट पाए जाते हैं। इसका यूज क्या होता है, तो सबसे पहला काम, सपोर्ट द जॉब इन डिफरेंट एंगल, विभिन्न विभिन्न प्रकार के कोणों में जॉब को क्या करना होता है, सहारा देना होता है। तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। 90 डिग्री के कोण पर जॉब को सहारा देना है तो एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं, या इसमें नट बोल्ट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जॉब को क्लैंप कर सकते हैं। ठीक, इट्स प्रोवाइड वर्टिकल एंगुलर प्लेन फॉर मार्किंग सेट द जॉब ऑन मशीन। जब भी हमें किसी मशीन पर जॉब को सेट करना है तो वहां पर भी एंगल प्लेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जॉब को हम वर्टिकल सेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक, इसका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, चाहे आप 90 डिग्री पर ले लो, जो फिक्स टाइप सॉलिड टाइप एंगल प्लेट होती है। अगर आपको एंगल में चाहिए तो यहाँ पर आप स्विबल बेस ले सकते हो, या फिर एडजस्टेबल एंगल प्लेट का प्रयोग करके उसको आप एंगल में भी सपोर्ट दे सकते हो। नेक्स्ट ग्रेड की बात की जाए कि कितने ग्रेड में आपके एंगल प्लेट पाए जाते हैं, तो एंगल प्लेट 2 ग्रेड में होते हैं, एक होता है ग्रेड 1, एक ग्रेड 2। कंफ्यूज नहीं होना है, जब जब भी आपसे बी ब्लॉक पूछा जाए तो बी ब्लॉक ए और बी ग्रेड में पाए जाते हैं। और जब भी आपसे एंगल प्लेट पूछा जाए तो एंगल प्लेट ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में पाए जाते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, तो आप इस कंफ्यूजन को अभी दूर कर लीजिए। एंगल प्लेट होगा तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 होगा, बी ब्लॉक होगा तो ग्रेड ए और ग्रेड बी होगा। जो ग्रेड फर्स्ट वाला यहाँ पर होता है बी ब्लॉक, सॉरी एंगल प्लेट, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ग्रेड फर्स्ट वाले एंगल प्लेट का प्रयोग टूल रूम वर्क में किया जाता है, काफी प्रिसाइज होता है। ग्रेड सेकंड का जो एंगल प्लेट है इसका प्रयोग मशीन शॉप या वर्कशॉप या जर्नल वर्क में ग्रेड सेकंड वाले एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है। अगर टाइप की बात की जाए कि कितने टाइप के बेसिकली एंगल प्लेट होते हैं, तो बेसिकली इसको हम 5 मुख्य कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है सॉलिड एंगल प्लेट, फिक्स टाइप होता है, इसके साइज को आप एडजस्ट, इसकी दोनों भुजाओं को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए इसकी एक भुजा ये है, ठीक, इसकी एक भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा यहाँ पर जो ये होती है, इन दोनों भुजाओं को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। जिस एंगल में है उसी 90 डिग्री के एंगल में क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वर्कशॉप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है आपके सॉलिड एंगल प्लेट का ही, काफी छोटे छोटे साइजों में पाई जाती है। एडजस्टेबल एंगल प्लेट, इसे क्या कर सकते हैं, आप अपने इच्छित कोण पर डिजायरेबल एंगल पर इसको सेट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली स्विबल बेस होता है जिसकी सहायता से इसे आप किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो दोनों साइडें होती हैं नट बोल्ट की सहायता से आपस में जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट होता है बॉक्स एंगल प्लेट। बॉक्स एंगल प्लेट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसमें हम क्या कर सकते हैं, चारों तरफ से जाप को होल्ड कर सकते हैं, नीचे ऊपर अगल बगल, इस चारों साइडों से हम इसमें क्या कर सकते हैं, जाप को होल्ड कर सकते हैं, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से।
ठीक चारों साइड से जाब को होल्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बॉक्स एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है और बेसिकली हैवी ड्यूटी वर्क के लिए ये यूज होती है। नेक्स्ट स्लॉटेड एंगल प्लेट। तो स्लॉटेड एंगल प्लेट का काम क्या होता है, कोई ऐसा जॉब है जो टेढ़ा मेढ़ा है, जिसकी आकृति रेगुलर नहीं है, इरेगुलर शेप जॉब है, तो उसको हम सरफेस प्लेट पे इजीली सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, तो उसको नट बोल्ट की सहायता से क्या करते हैं, स्लॉटेड एंगल प्लेट में सपोर्ट देने का काम किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों बनाए जाते हैं, वजन कम करने के लिए या फिर नट बोल्ट को स्थान देने के लिए। तो आपको क्लियर होना चाहिए इसमें स्लॉट क्यों बनाए जाते हैं, नट बोल्ट को स्थान देने के लिए, जिसके द्वारा यहाँ पर टेढ़े मेढ़े आकृति वाले जॉब को पकड़ा जा सके। नेक्स्ट स्विवेल बेस एंगल प्लेट है। तो स्विवेल बेस एंगल प्लेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग किसी भी विषम आकृति के जॉब को, जो ऑड शेप वाले जॉब होते हैं, उसको किसी भी डिजायरेबल एंगल पर सेट करने के लिए स्विवेल बेस एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ये बेसिकली एक एंगल प्लेट होती है जो कि एक स्विवेल बेस पर क्या होती है, माउंट होती है। आई थिंक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो ये मार्किंग मीडिया और मार्किंग टूल को आज हमने इस वीडियो में कवर किया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। आप लोगों का फीडबैक के द्वारा ही हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।